हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको एम्ब्रियो के बारे में बताएंगे। कल मैंने आपको एंडोस्पर्म के बारे में बताया था और तब हमने एक लाइन पढ़ी थी दैट एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, कि जब तक एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती तब तक एम्ब्रियो की डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हो सकती, बिकॉज एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो जैसे कि हम पहले भी डायग्राम में देख चुके हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो है वो बनता है जाइगोट से, और जो जाइगोट है वो हमारा माइक्रोपाइल की तरफ लोकेटेड होता है। तो सिमिलरली जब एंडोस्पर्म बन चुका होता है उसके बाद हमारा जो जाइगोट है उसमें डिवीजन स्टार्ट होती है और उस एंडोस्पर्म से वो न्यूट्रिशन लेता है। तो नॉर्मली क्या होता है, चाहे वैसे सीड्स में जितना मर्जी डिफरेंस हो, लेकिन एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेजेस है जिसे हम एम्ब्रियोजेनी भी बोलते हैं, वो हमारी सभी सीड्स में लगभग सिमिलर होती है, वेदर दे आर मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। तो यहाँ पर फिगर 2.13 में अगर आप बी पार्ट देखो तो यहाँ पे हमें डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दिखाई हुई है। इसमें सबसे पहले एक जाइगोट है, जाइगोट से जो सेकंड स्ट्रक्चर बन रहा है दैट इज द प्रो एम्ब्रियो, देन फॉर्म्स द ग्लोबुलर एम्ब्रियो, देन द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एंड देन द मैच्योर एम्ब्रियो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट हो रही है वैसे वैसे उसमें डिवीजन हो रही है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर इसमें सिंगल न्यूक्लियस है, देन 2 हुए, देन डिवीजन जो है वो कैरी ऑन हो रही है। तो एक टिपिकल अगर हम डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो की बात करें तो डाइकोट का मतलब ये होता है जिसमें 2 कोटिलेडन्स हों। तो उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और 2 कोटिलेडन्स होंगे। यहाँ राइट साइड में आपको 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं, ए एंड बी। जो ए डायग्राम है दैट इज ऑफ ए डाइकोट एम्ब्रियो और जो बी डायग्राम है दैट इज ऑफ ए मोनोकोट एम्ब्रियो। तो पहले हम बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो की। तो डाइकोट एम्ब्रियो के केस में 2 कोटिलेडन्स होते हैं जिन्हें मैं यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और ये बाकी का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पोर्शन कोटिलेडन से ऊपर होगा दैट इज नोन एज द एपिकोटाइल। दिस वन, इससे ऊपर का जो होगा उसे हम एपिकोटाइल बोलते हैं। और जो एपिकोटाइल है, जहां पे प्लीम्यूल होगा वहां पर एपिकोटाइल का एंड हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो एक तरह से प्लीम्यूल जो है वो एपिकोटाइल का एंड है। एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन्स इज द हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल जहां पर खत्म होगा वहां पर रेडिकल या रूट टिप पाई जाएगी। मैं आपको दोबारा शो करती हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्लीम्यूल है, तो प्लीम्यूल से ऊपर जो है हमारे यहाँ पे 2 कोटिलेडन्स है, तो इस एरिया को हम कहेंगे एपिकोटाइल, और इसके नीचे का जो एरिया है उसे हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। तो प्लीम्यूल जो है ये फ्यूचर में जाके शूट बनता है, और जो आपका हाइपोकोटाइल है उसके नीचे जो ये रेडिकल है ये आगे जाके रूट बनता है, और इसके ऊपर एक छोटे सा कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम रूट कैप भी बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मोनोकोटिलेडन्स की, मोनोकोट्स के पास सिर्फ एक ही कोटिलेडन होता है, और अगर हम स्पेसिफिकली ग्रास की बात करें तो उसको हम स्कूटेलम भी बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है उसकी एम्ब्रियोनल एक्सिस ये वाली है, तो स्कूटेलम इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक पर्टिकुलर साइड पे ही लोकेटेड होगा, यानी कि उसकी जो लेटरल साइड है उस तरफ वो लोकेटेड होता है। एट इट्स लोअर एंड जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके पास रेडिकल होगी, रूट कैप होगी, बट यहाँ पर ये जो रेडिकल और रूट कैप है ये दोनों मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं कोलियोराइजा। इसी तरह से एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पोर्शन स्कूटेलम से ऊपर है दैट इज नोन एज द एपिकोटाइल, और एपिकोटाइल और उसके साथ कुछ लीफ प्रिमोडिया प्रेजेंट होते हैं, वो मिलकर बनाते हैं कोलियोप्टाइल। तो आप शॉर्ट फॉर्म में ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जहां पे रेडिकल है, रूट कैप है, वहां जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो है कोलियोराइजा, और जहां पर आपका शूट एपेक्स है वहां पे बन रहा है कोलियोप्टाइल। तो इसके लिए मैं आपको याद करने के लिए एक हिंट देती हूँ। जैसे रेडिकल है, रूट कैप है, ये जनरली आर से स्टार्ट हो रही है, तो कोलियोराइजा में भी आपको एक आर वर्ड जो है उसकी आवाज आएगी। तो कोलियोराइजा मीन्स जो रूट की साइड लोकेटेड है।
इसी तरह से जो शूट है वो हम यूज कर रहे थे प्लीम्यूल के लिए, तो प्लीम्यूल पी से स्टार्ट हो रहा है, तो कोलियोप्टाइल जो है उसमें भी हम पी अल्फाबेट दिखा सकते हैं। तो ये हिंट है जिससे आप याद रख सकते हो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोलियोराइजा अपर साइड था या लोअर साइड था। तो कोलियोप्टाइल है जो अपर साइड होगा, मीन्स टुवर्ड्स द प्लीम्यूल, और कोलियोराइजा होगा जो टुवर्ड्स द रूट साइड होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सीड। तो कल भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जब आपका जो ओवरी है जब वो फर्टिलाइज हो जाती है तो ओवरी चेंज हो जाती है आपकी फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो चेंज हो जाते हैं आपके सीड्स में। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में जो सीड है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि सीड्स आर द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, कि ओव्यूल फर्टिलाइज होकर सीड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और जनरली जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर ही लोकेटेड होती हैं। जैसे आप बहुत सारे फ्रूट्स खाते हो तो आपने उसमें देखा होगा जो सीड है वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड होती है। अब अगर आप एक सीड का स्ट्रक्चर देखो तो सीड के बाहर एक सीड कोट होता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है। कोटिलेडन्स एंड एम्ब्रियोनल एक्सेस होते हैं जिनके बारे में अभी हम पढ़ चुके हैं। जो कोटिलेडन्स होंगे एम्ब्रियो के वो सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जनरली वो थिक या स्वोलन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ फूड रिजर्व स्टोर रहता है। जैसे कि इन केसेस ऑफ लेग्यूम्स कौन से होते हैं जो जिन्हें हम नॉर्मली दाल के पौधे, छोले, राजमा इस तरह के होते हैं, उनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं। अब जो सीड्स है ये भी 2 टाइप्स की हो सकती हैं। एक हो सकती है नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस, और एक हो सकती है एल्बुमिनस सीड्स। नॉन एल्बुमिनस सीड्स वो होती हैं विच डू नॉट हैव एनी रेजिडुअल एंडोस्पर्म। उनका क्या होता है कि जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उनके एंडोस्पर्म पूरी तरह से उस डेवलपमेंट में यूटिलाइज हो जाते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई भी एंडोस्पर्म नहीं बचता। फॉर एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट। एल्बुमिनस सीड्स वो होती हैं जिनमें एंडोस्पर्म पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होता, कुछ एंडोस्पर्म उनके पास रिटेन रहता है, जैसे वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, या जैसे कल मैं कोकोनट का बता रही थी। और कुछ सीड्स ऐसी भी होती हैं जैसे ब्लैक पेपर जिसको आप काली मिर्च बोलते हो, या बीट, उनमें क्या होता है न्यूसिलस के भी कुछ रेमिनेंट्स रह जाते हैं, तो यही न्यूसिलस बाद में जाके पेरिस्पर्म जो है उसमें चेंज हो जाता है। अब न्यूसिलस भी अगर आप लोगों को याद ना हो तो मैं आपको रिवाइज करा दूं कि हमने अपने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। दिस वन, ये जो हमने डायग्राम किया था इसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रोपाइलर एंड से अगर आप अदर जाओ, यहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल है इसकी बाउंड्री पे न्यूसिलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ फ्रूट्स या कुछ एंजियोस्पर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें ये न्यूसिलस बाद में भी रिटेन्ड रहता है, तो उसमें ये न्यूसिलस जो है ये पेरिस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा क्या होगा कि जैसे जैसे आपके ओव्यूल जो है उनकी फर्टिलाइजेशन हो रही है तो उनके जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, मतलब उनकी जो आउटर लेयर्स हैं वो हार्ड होती जाएंगी और वो एक सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएंगी। जो माइक्रोपाइल है, जो एक स्मॉल पोर था, वो अभी भी पोर की फॉर्म में ही रहेगा, बिकॉज जब आप सीड को जर्मिनेशन के लिए मिट्टी में या पानी में कहीं डालते हो तो उसको ऑक्सीजन और वाटर का अपटेक करने के लिए उस पोर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे जैसे आपकी सीड मैच्योर होती जाएगी उसमें वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है और जो सीड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस भी किया होगा कि जब किसी प्लांट के अंदर कोई सीड नई लगती है तो वो थोड़ी सी गीली होती है और उसका साइज भी कंपैरेटिवली बिग होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, वो श्रिंक हो जाती है, बिकॉज उसका जो वाटर कंटेंट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और इन द लास्ट आप ये कह सकते हो कि उसमें जो वाटर है वो सिर्फ 10 to 15% ही रह जाता है। और इसके साथ ही साथ जो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाती है, और जब आपका एम्ब्रियो की मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है तो वो एक इनएक्टिवेट स्टेट में चला जाता है जिसे हम बोलते हैं डोरमेंट स्टेट या डोरमेंसी। तो इट मीन्स ये डोरमेंसी होना भी बेनिफिशियल है, क्योंकि जब तक आपकी सीड डोरमेंट स्टेट में है तो इट मीन्स तब तक उसकी जर्मिनेशन नहीं होगी, और इसी स्टेट में आप उसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्टोरेज करके भी रख सकते हैं। और जैसे ही उसको फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होगी, जितना मॉइस्चर
ऑक्सीजन, टेम्परेचर उसको चाहिए। जैसे ही वो उसको कंडीशंस मिल जाएंगी तो वो जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे यहाँ पे ओव्यूल जो है वो सीड्स में मैच्योर होगा तो ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाएगी, मीन्स ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे सीड्स में एंड ओवरी विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। और ये दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक साथ चलते हैं। ओवरी की ही जो वॉल है वही वॉल बाद में जाके फ्रूट की वॉल में चेंज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प। अब जो फ्रूट्स हैं दे कैन बी फ्लैशी और दे मे बी ड्राई। फ्लैशी मीन्स कि उनके अंदर पल्प होगा, गुदा होगा, जैसे गुआवा, ऑरेंज एंड मैंगो। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी अंदर जो है बिल्कुल भी फ्लैशीनेस नहीं होती, वो बिल्कुल ड्राई होती है, जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड, जिनको हम ड्राई फ्रूट्स भी कह देते हैं। सो मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब फ्रूट्स में से सीड्स को डिस्पर्स कैसे करेंगे, उनमें से सीड्स निकल कैसे रहे हैं, उसके लिए भी अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं।